नमस्कार दर्शकों, माता रानी का आगमन हो चुका है। उनके आगमन के साथ ही प्रकृति इतनी खूबसूरती बरसा रही है कि क्या क्या कहें। जी हाँ दोस्तों, आजकल आंखें खुलते ही जिस प्रकार का दृश्य हमारे घरों में रहता है, जिस प्रकार की तैयारी रहती है, माता के मंदिर से आती आरती की आवाज़ हो या फिर हमारे घर के मंदिर में गूंजती घंटियों की आवाज़, लोगों के चेहरे पर फैली खूबसूरत सी मुस्कान और माता रानी के स्वागत को तत्पर हर एक आंखें, ये सब कुछ बड़ा ही दिलफरेब, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है मानो ज़र्रा ज़रा माँ के स्वागत की तैयारियां कर रहा है। और इसी खूबसूरत दिन में, इसी खूबसूरत समय में मेरा सौभाग्य आपसे एक बार फिर से जुड़ने का आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहान के जरिए। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त तन्वी। तो आइए बिना विलंब किए मैं आपको लिए चलती हूं हमारे कार्यक्रम के पहले सेगमेंट पे। दोस्तों, माता की पूजा अर्चना वो तब तक बेमानी है जब तक हम अपने जीवन में अच्छे गुणों को ना शामिल करें, और इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने इस सेगमेंट के माध्यम से आपके जीवन में एक अच्छी विचारधारा का उद्भव करने की। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सेगमेंट, आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आज हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद कर्तव्यनिष्ठ, बेहद सरल, बेहद सहज और बहुत ही सुलझे हुए, आज मरीजों के दोस्त के रूप में जाने वाले एक खास डॉक्टर प्रोफेसर ए के अग्रवाल जी इस कार्यक्रम में है। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आपका हमारा कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी। बताते चले कि डॉक्टर साहब विभाग प्रमुख है न्यूरो विभाग में और पूर्व वीसी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। कई सारी जिम्मेदारियां, कई सारे पदों को बखूबी संभाला है इन्होंने, और आज इन्हीं के जीवन के पन्नों को हम पलटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आज इस विशेष दिन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, आज एक खास दिन है। आखिर इस दिन को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तन्वी जी, ये आपने एक प्रश्न जो किया है, इस दिन को मनाने की ज़रूरत इसी तरह से पड़ी जिस तरह से माँ के होते हुए भी मदर्स डे होता है, पिता के होते हुए भी फादर्स डे होता है। ऐसा थोड़ी है कि अदरवाइज़ कोई माँ को याद न रखता हो, पिता को याद, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक समर्पण होता है, एक प्रार्थना होती है उस दिन जो उस आदमी के लिए होती है। उसी तरह से ये बीमारियाँ जो मानसिक रोग हैं, इनको एक तरह से हम लोग ये सबों के मन में एक जागृति लाते हैं कि ये मानसिक जो विकृतियां हैं, ये बीमारियां हैं, ये सब ठीक हो सकती हैं। इनको किसी है नज़र से नहीं देखा जाए, और ये एक किसी के दोष की वजह से नहीं होता है या किसी के इस खराबी से नहीं होता है। ये जैसे आम बीमारी होती है वैसे ही बीमारियां हैं। ये ब्रेन से संबंधित हैं, इसलिए सामने झलक जाती हैं, और जब सामने झलक जाती है तो ये समाज से डायरेक्ट सीधा सीधा इनका क्या बोलते हैं, घर्षण हो जाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त हो जाऊंगा तो तुरंत में लोग समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर मेरे दिल में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो शायद वो नहीं पकड़ पाएंगे कि ये दर्द में बैठा हुआ आदमी है। इसलिए इस चीज़ को जागृत करने के लिए कि मानसिक विक्षिप्तता एक बीमारी है और ये ठीक की जा सकती है, और इसको है दृष्टि से नहीं देख करके आधुनिक दृष्टि से देखा जाए, ताकि हम लोग इससे निजात पा करके सही सही रास्ते पर जो भी इंसान इससे ग्रसित है उसको ला सकें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि शरीर की जो बीमारियां होती हैं, जो शरीर की तकलीफ़ें होती हैं दर्शकों, उसे लोग महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो तो लोग उसके दर्द को समझते हैं, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उससे जुड़ी उसकी कुछ बीमारियां हैं, तो समाज में आज भी उसे लेकर एक दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। समाज में उसके प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि वो उपेक्षा का पात्र बनता है। बस यही हमें रुक कर, ठहर कर सोचने की ज़रूरत है, और उस इंसान को आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यही हम चूक कर बैठे हैं। बहुत सारी बातें उन डॉक्टर साहब से होगी इस विषय पर, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे, मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जिसमें कि आप करियर से ज़्यादा सेवा भाव के क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। बहुत सारे त्याग मांगता है ये क्षेत्र, और ऐसा माना जाता है कि इस फील्ड में जो भी आना चाहें उनमें पहले सेवा भाव का होना अनिवार्य है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आपने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया?
सेवा भाव तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये क्या किस किस प्रोफेशन में या कौन सा ऐसा कार्यक्रम हो या जो है जिसमें सेवा भाव के बिना आप काम कर सकते, क्या आर्मी वाला जो बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो फौज का जवान होता है, क्या उसमें सेवा भाव नहीं है? आप में नहीं है। सेवा भाव है, लेकिन हाँ, किस चीज़ को पहले रखते हैं लोग, किस चीज़ को पीछे रखते हैं, ये फ़र्क पड़ता है। डॉक्टरी प्रोफेशन का, डॉक्टर के काम का सबसे पहला, सबसे उत्तीर्ण, अगर कोई दिमाग में कोई भी अगर थॉट आता है, विचार आता है, तो वो सेवा का आता है। सामने में कोई भी बैठा हो, अगर उसको तकलीफ़ है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो वो किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, जाना पहचाना हो, अनजान हो, मैं बता रहा हूँ आपको 99.9% डॉक्टर्स के दिमाग में सबसे पहला अगर कुछ आता है तो वो आता है कि इसको मैं कैसे आराम दे दूँ। और इसको आपने ये कोरोना की जितनी भयानक जो पेंडेमिक हुआ पूरी दुनिया में, कोरोना वॉरियर्स के नाम से डॉक्टरों को कहा गया। मेरे बहुत से स्टूडेंट, मेरे बहुत से रेसिडेंट सर्जन, सब कोई ड्यूटी किए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो सब डॉक्टर ही हैं। तो उन लोगों ने भी ड्यूटी की, और ऐसी ड्यूटी की कि मैं भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गया कि इन नौजवान बच्चों में कितना कितनी जोश जिज्ञासा है। है, और बिल्कुल। मुझे बहुत शांति मिली। मैं तो समझता था कि हम लोगों के साथ ये मर जाएगी, ये सेवा भाव का ये ख़त्म हो जाएगा। सभी लोग ऐसी सोचते हैं मेरे बाद कुछ है ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा मेरे नहीं है। बाद भी जो डॉक्टर प्रोफेशन है ये नोबल रहेगा, इससे जुड़े हुए लोग नोबल रहेंगे, और इसमें अभी भी वही हुब है कि मैं सामने वाले की तकलीफ़ को दूर करूं। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही आपने। अमूमन ये माना जाता है कि युवा पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को उस प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रही है जैसा पहले के लोग करते थे, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि आज की युवा पीढ़ी में भी वो जिजीविषा है, वो कर्तव्यनिष्ठता है, और इस बात को समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप दिमाग यानी ब्रेन के डॉक्टर हैं, और अगर वर्तमान समय की बात करें तो दिमाग से जुड़ी किस तरह की बीमारियां ज़्यादा देखने में आ रही हैं? देखिए, मैं तो ब्रेन सर्जन हूँ, और मेरे पास में बहुत तरह के ब्रेन से संबंधित रोगी आते हैं। मैंने ये देखा है पिछले मैं करीब 40 साल हो गए मुझे, तो मैंने ये पिछले 40 सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि समय के साथ साथ पिछले वर्षों में ये जो जीवन का, जीने का जो मानसिक तनाव की जो स्थिति आ गई है आज के दिन में, आज के दिन में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गंवार, जिसको देखिए वो कुछ न कुछ अंदर से तकलीफ में ही रह रहा है, अंदर से संतृप्त। मुझे बहुत कम लोग, समस्याओं से कोई अछूता अछूता नहीं रह गए। पहले था कि लोग अछूता रहते थे, उनकी सोच दूसरी थी, समय भी थोड़ा स्लो चलता था। मोबाइल आ जाने के बाद से जब ये मुट्ठी में दुनिया आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके साथ में भयानक तरीके से सामाजिक टेंशन भी आया है। बहुत तरीके का टेंशन है, वो कोई भी समझ सकता है किस तरह का टेंशन है। आज अगर मैं मोबाइल रख रहा हूँ, मेरा बच्चा रख रहा है, तो मैं तो रख रहा हूँ तो ठीक है, मेरा बच्चा क्यों रखे हुए है, वो क्या देख रहा है, ये मेरा टेंशन उसमें जुड़ गया। सही बात। और वो देख करके क्या बिगड़ रहा है, क्या ठीक हो रहा है, उसका भी टेंशन जुड़ गया। और इस कोरोना ने कहें तो बच्चों को मोबाइल के और भी करीब ला दिया है। बहाना भले ही पढ़ाई का हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जिस तरीके से हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि अब वो कह सकते हैं ना कि सर्व सुलभ हो गया है मोबाइल बच्चों के हाथ में, और इजी तरीके से जरूरी हो गया है। देखिए, यहीं पर सुलभ होना, जरूरी होना और आराम फरमा होना, इसमें फ़र्क आ गया। अगर मोबाइल पहले क्या, कोरोना के पहले ही यही मोबाइल उसके मन पर डिपेंड करता था बच्चे के, क्या देखता है, कब देखता है, क्यों देखता है, नहीं देखता है, क्या करता है। लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लासेस, मेरे मेडिकल कॉलेज में मैं वाइस चांसलर उसी समय था, अभी भी 3 महीने 4 महीने पर ख़त्म हुआ, तो उस टाइम में मैंने मेडिकल कॉलेजेस में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी थी सबसे पहले, कि मेडिकल कॉलेजेस के लड़कों को कम से कम पढ़े लिखे तो डॉक्टर अच्छे बनेंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है उनका। तो मैंने ये देखा, उनका तो खैर बड़े बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चों का स्कूल का जो ऑनलाइन क्लासेस हो गया, अब मोबाइल उसकी अनिवार्यता हो गई। जिस बच्चे के पास में स्मार्टफोन नहीं है वो रो रहा है, माँ बाप के पैसा नहीं है वो रो रहे हैं, किसी तरह से लैपटॉप या स्मार्टफोन अरेंज कर रहे हैं। अब वो उसकी अनिवार्यता हो गई, अब उसके लिए शौक की बात नहीं रह गई, उस अनिवार्यता की वजह से वो और ज़्यादा सट गया। लेकिन अब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो अनिवार्यता हो गई, मोबाइल पे जो हमारी एक हम डिपेंड रहने की आदत हो गई, ये किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है? तो बहुत आसान सवाल है तन्वी। आप मोबाइल रखती हैं, बहुत आज के दिन में मोबाइल करीब सब लोग रखते हैं, और जो मेरे तरह के लोग हैं जो कि मोबाइल को
इस्तेमाल करते हैं सबों के लिए और अपने लिए भी। या मोबाइल मतलब टेक्निकल लोगों के लिए मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया। मोबाइल अगर कहीं नहीं रहे, छूट जाए, आप बिना मोबाइल के रह के तो देखिए कैसा लगता है आपको। आप मोबाइल से इस कदर जुट गई हैं, मोबाइल आपके लिए इस कदर आप पर चढ़ गया है कि अगर मोबाइल आपके पास छूट जाए, आप तो चली वो गई एक अपने बेचैनी। ऑफिस, आप घर पे मोबाइल छोड़ दीजिए और ऑफिस चले जाइए, देखिए आपका दिन कैसा बीतता है। आप आराम से नहीं रह पाएंगी, आप बिल्कुल ही खोई हुई रहेंगी। ये हो गई मोबाइल की आवश्यकता आज के युग में। अब रह गई बात कि आपका प्रश्न क्या था? मोबाइल से किस प्रकार की समस्याएं, मानसिक 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 समस्याएं, मस्तिष्क समस्याएं से क्या जो। है? मानसिक समस्या बहुत सिंपल है और कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं कि यदि मोबाइल को जुबान होती, मोबाइल अगर कुछ बोल सकता, उसमें बोलने की क्षमता होती, तो एक मोबाइल ही अपने मालिक के रियल कैरेक्टर को बिल्कुल अपने मालिक के सही में उसकी क्या उसकी उसका क्या मॉरल चरित्र जो कैरेक्टर, रहा चरित्र है, कहा जाए, बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या है, ये एक मोबाइल जितने अच्छे से बता सकता है उतना कोई नहीं बता सकता है। तो ये मोबाइल का अब उसमें है क्या कि ये मानसिक रोगों से संबंधित कैसे होने लगा। अब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पी लीजिए तो बीमार पड़ेंगे। इसीलिए वो उसी कैटेगरी की चीज़ है। जिसके लिए काम की चीज़ है वो काम की चीज़ है, जिसके लिए बर्बादी की चीज़ उसके लिए बर्बादी की चीज़ है, बिल्कुल। जिसके लिए पढ़ाई से तोड़ करके मोबाइल में सिनेमा देखने की चीज़ है तो वो सिनेमा ही देखने की चीज़ है। वो तो हर चीज़ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पर निर्भर करता है आप किस कि तरह से आप इस्तेमाल उसमें करते क्या हैं। चुनाव कर जी रहे जी हाँ, हैं। चुनाव आपका है। जी। डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रोगों से परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पता नहीं चलता है, जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन सही वक्त पर पता लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति मानसिक परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, मानसिक बीमारियों से गुजर रहा है? ये कुछ क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कैसे है कि परिजन जो उसके हैं या खुद वो इस बात का आकलन कर सके कि हाँ, मुझे मानसिक परेशानी है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आम तौर से जो मानसिक रोग से ग्रसित रहते हैं, ये आपका कहने का मतलब साइकेट्रिक बीमारियों से है, तो जो आम तौर से मानसिक रोग, इस तरह के मानसिक रोगों से ग्रसित रहते हैं, उनको ज़्यादातर ये पता नहीं रहता है कि मैं बीमार हो चला हूँ या बीमार हो चुका हूँ, क्योंकि वो जिसमें इसको पता चलना है वही सिस्टम इसका डाउन है, मतलब उतना नहीं काम वो कर रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं। अब रही बात कि बाकी परिवार कैसे पता चले उसको कि अब इसको इलाज की ज़रूरत है या कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे तो सैकड़ों बीमारियां हैं, हर बीमारी की शुरुआत अलग अलग तरीके से, तो शुरुआती दौर हर कोई बोलेंगे तो 6 घंटा में भी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एक लाइन में अगर इसको मैं क्रश करके बताना चाहूँ एक टीचर की तरह, तो ये है कि जो सबसे करीब के लोग हैं, जो मान लीजिए कि घर में पत्नी है तो उसके बच्चे हैं, उसका पति है, या जो भी घर के करीब के लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसा परिवर्तन उसके बात व्यवहार में, स्वभाव में देखते हैं जो कि थोड़ा सा नया नया शुरू हुआ हो, अचानक सा शुरू हुआ हो और हल्का हल्का बढ़ता चला जा रहा हो, चाहे वो नींद की कमी हो, चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे वो जैसे कि और बहुत से कॉमन बताता हूँ आपको कि जैसे उसको लगता है कि अभी तो ये ठीक था, अब 2-4 रोज से देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाथ धो रहा है, ये बहुत ज़्यादा सफाई की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। 15 मिनट नहाता था, अभी 1 घंटा नहाने लगा है। ये पहले रुमाल को पोंछ रहा था, पहले अब रुमाल को धोता है साबुन से 10 बार। एक छोटी छोटी चीज़ें गौर करनी जी हाँ, ये पता चल जाता है। आप समय देखे तो देखिए, आज के दिन में तो समय ही नहीं है किसी को। तो इस तरह से ये सब OCD की तरफ बहुत कॉमन डिजीज़ है, ये क्योरेबल है। एक ज़माना था ये क्योरेबल नहीं थी और ये बहुत बढ़ती चल जाती है। वहाँ पर गंदा गिरा है रोड के उस पार, उसको लगेगा कि मेरे को लग गया, वो छुआ गया मुझ में। अच्छा, ये इस जी हाँ, रोड के उस पार है, लेकिन उसको लगेगा कि हमको छू गया ये गंदा, अब हम जाकर नहाएंगे धोएंगे। वो जाता है नहाता। मैं तो इतना हद तक देख चुका हूँ कि रात को 3 बजे जाड़े के कड़कड़ाती ठंड में भी माँ जो कि इस रोग से ग्रसित है, अपने बच्चा उसका पेशाब कर दिया कपड़े में, छोटा सा बच्चा है 2 महीने का 1 महीने का, उस बच्चे को नहलाती है, उसका कपड़ा पूरा सर्फ से, क्या समय है, रात का 2 या 3 बजा है, और जाड़े की ठंड चिलचिलाती, मैंने क्या चिलचिलाती नहीं, कड़कड़ाती ठंड में ऐसा भी होता है। और बच्चा बेचारा दिन में 10 दफ़े उसको नहलाती है, वो सर्फ से कपड़ा धोते रहती दिन रात उसका। तो ऐसी ये एक बीमारी है। दूसरी बीमारी हो गई कि बिना मतलब के बैठे हुए बुध कर रहे हैं, लगता है किसी से बात कर रहे हैं, बिना मतलब का उसको लग रहा है कि यहाँ से सांप जा रहा है, उसको लग रहा है कोई हमको देख रहा है, कोई हमको मारने जा रहा है। कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति भ्रम, है। घनघोर भ्रम, घनघोर शक
क्या इसे ही हम सिजोफ्रेनिया सिजोफ्रेनिया, जी हाँ, आप तो जान ही रही हैं। तो वो घनघोर शक, मतलब कि ऐसा शक होगा कि ताज्जुब होगा जान करके कि और लोगों को कि ये इस पर शक कैसे कर रहा है। जिस पर शक होता है वो बोलता है कि हम पर ये शक क्यों कर रहा है, पता नहीं, मैं तो और वो इसकी शक माँ हूँ। इतना गंदा, मजबूत रहता है, मजबूत और गंदा भी रहता है। गंदा भी रहता जी हाँ, है, गंदा बिल्कुल। कभी भी अच्छा नहीं रहेगा वो मेरी माँ है, ये मंदिर में जाकर पूजा करती है जबकि ये नास्तिक है, ये नहीं रहेगा। हमेशा वो नेगेटिव गंदा रहेगा, वो माँ के बारे में भी हो सकता है। इसलिए इस तरह से ये सिजोफ्रेनिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत से जो बदलाव आपके घर के लोगों में अगर नजर आए और लगे कि ये बढ़ता जा रहा है, तो उसको एक बार दिखा लीजिए। दिखा लेने में बुरा नहीं है, छोड़ देने में बहुत बुरा है। बहुत बुरा है, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आम तौर पर आए दिनों आपको इन तरह के केसेस को हैंडल करना पड़ता है। ये जो स्थितियां आपने बताई, कोई ऐसा संस्मरण जिससे हमारे दर्शक महसूस कर सके इस बात को, और कि क्योंकि आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, कोई ऐसा संस्मरण जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें ताकि लोग इस बीमारी की गहराई को, इसकी तकलीफ को, इसकी परेशानी को समझ सके। कल जो जी आपने पूछ दिया है तो अचानक मेरे दिमाग में एक सही वाकया याद आ गया है। मैं शॉर्ट में बोलूँगा क्योंकि समय नहीं है आपके पास। एक बार एक मेरे आउटडोर में ओपीडी में एक लड़के को 24, 25, 26 साल या 30 साल का लड़का होगा, उसको बहुत पिटाई पड़ी थी गांव में। तो उसके माता पिता और गांव के एक दो बुजुर्ग उसको लेकर के आए कि इसका इलाज करिए डॉक्टर साहब, इसको बहुत मारा है लोगों ने। तो मैं तो अपने इलाज में लगे, बोले कि क्यों मारा है इसको भाई, क्या प्रॉब्लम था, इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, मारा हुआ है, ये तो पिटाया है, क्यों पिटा इसको। तो सर बहुत अजीब सी बात है, एक गांव की लड़की है, वो शुरू से बोलते आ रही है हम लोगों को कि ये फलना, इसका नाम कुछ भी XYZ, गोविंद मान लीजिए, एक मिनट के लिए गोविंद, ये जो गोविंदवा है ये काम, एक्चुअली वो लड़का बॉम्बे में काम करता था, बॉम्बे में नौकरी करता था। वो घर आया था होली में आया, तो इसी साल की बात है, होली में आया तो वो बढ़िया से पिटा गया। अब पिटा क्यों गया उसको पता ही नहीं, क्यों मार रहे हैं लोग उसको, वो अनजाने में बहुत मार खाया वो। तो उसको इलाज करने के लिए लोग लाया था। तो हमने बोला क्यों मारा, तो बोला कि ये काम करता है बॉम्बे में, लेकिन एक गांव की लड़की है, वो बोलता कि नहीं ये बॉम्बे नहीं जाता, ये गांव में कहीं छिपा हुआ है और रोज़ के रोज़ मेरे घर में खिड़की से, बाथरूम से इधर से उधर से झांकता ताकता रहता है, हमको जहाँ तहाँ ये छेड़ता रहता है। तो ये गांव से नहीं गया है कहीं काम करने, ये आसपास कहीं पर छिपा हुआ है। और ये रोज़ इस तरह से बोलती थी कि लोगों को सचमुच विश्वास हो गया कहाँ है ये गोविंदा। तो जब ये छुट्टी में घर आया, मतलब वो विश्वास का आलम ये है, अपनी बात पे मजबूती से डटे रहने का आलम। मजबूती से नहीं, बिल्कुल वो तो ऐसा किस्सा बना देंगे कि सुनने वाला अगर सही में उसको देखिए, लड़का पिटा गया ना, वो स्टेशन से उतर के घर आ रहा था, उसको गांव में लोगों ने मारा, यानी उसने इस तरह से कन्विंस कर दिया। रोज के रोज बोल रहा है, वो तो है नहीं यहाँ गांव में, तो रोज बोल रही है वो लड़की। तो जब पिटा गया अच्छे तरह से, इसका मैंने इलाज किया, तो मैंने कहा कि ये इसका फॉल्ट नहीं है, ये तो दोष नहीं है, इसको ये निर्दोष है। पहुंच गए जड़ तक। जी हाँ, जड़ तक। जिस लड़की ने इस पर आरोप लगाया है उसको लाओ, बीमार वो है, बीमार वो है। और जब उसको लाया, जो गांव का जो बुजुर्ग आए थे, वो बोले कि हाँ सर, हम लोग कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहाँ से बॉम्बे जाकर के 6 महीना रह करके आया है, गांव में 6 महीना छिपेगा तो कैसे छिपेगा, छोटा छोटा गांव है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। और रोज के रोज बोलती है वो कि रात में आता है और झांकता है, ये करता है। तो सुनने में तो खराब लगता है, लेकिन हमको लगता है कि ये गांव में छिपेगा कहाँ, गांव में तो कहीं है नहीं, हम लोग खोजते थे इसको कहाँ छिपा है ये। तो आखिरकार उस लड़की को लाया उन्होंने, मैंने उसका इलाज किया, और जब वो लड़की ठीक हुई, सिजोफ्रेनिया था उसको जो आपने कहा था, जब वो लड़की ठीक हुई तो उसको मैंने पूछा कि तुमको पता है तुमने क्या किया है, तुमने उस बेचारे निर्दोष को पिटवा दिया है, अब कम से कम उसको माफ़ी उससे तो मांग लो। वो जा चुका था वापस घर, गाँव बॉम्बे जा चुका था। तो इस लड़की को पता नहीं था कि इसने ऐसा किया। देखिए, मतलब ये इस प्रकार की भ्रम की स्थिति होती है कि इंसान को खुद ही नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक होने के बाद नहीं पता रहेगा जी, ठीक जब वो बीमार है तो उस टाइम में तो उस बात पे डटा रहेगा। नहीं आप कौन सी डॉक्टर है, आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अगर किसी को दर्शकों शारीरिक तकलीफ कोई है, लोग उसके दर्द को समझते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक तकलीफ है तो लोगों को लगता है इसका शरीर तो भला चंगा है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बीमारी है, बस ये बिस्तर पे पड़े रहता है, बिस्तर पे सोई रहती है। लोग उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं समझ पाते, जबकि डॉक्टर साहब सारा खेल यही का है। अगर ये चीज़ स्वस्थ नहीं रहेगी तो आपका शरीर भले ही कितना स्वस्थ क्यों ना हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, समाज के नज़रिए पे क्या कुछ बदलाव चाहेंगे, लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं आपको ऐसे मरीजों के प्रति? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है तन्वी आपका, क्योंकि मैंने ये देखा है कि यही एक सबसे बड़ी कमी है कि अगर मानसिक रोग अगर किसी को है, चाहे उसका दिमाग थोड़ा सा भी बायां दायां हो गया,
तो लोग सबसे पहले तो उसको पागल घोषित करके उसको आउट कर देते हैं, समाज से कि आउट कर देते हैं, अपने दिमाग से आउट कर देते हैं, अरे ये तो पागल है, अरे ये तो पगली और उसे है। हे दृष्टि से देखा और जाने है लगा दृष्टि है। से तो देखते ही देखते हैं, एट द सेम टाइम ये मान के चलते हैं कि ये जो है आदमी या तो मेरे लिए खतरनाक हो गया है, या ये आदमी अब कोई काम का नहीं रह गया है, और ये आदमी अब हमारे लिए एक मेरे घर का ही अगर है तो मेरे लिए एम्बेरसमेंट का एक सोर्स है। हिंदी में एम्बेरसमेंट को क्या बोलेंगे, मतलब शर्मिंदगी का विषय शर्मिंदगी है। का एक सोर्स है कि एक पागल का बाप है, या एक पागल का बेटा है, या एक पागल का भाई है, मैं इसे इलाज कराने ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, कंट्रोल में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा इस तरह से देखें कि अगर दिल की बीमारी हो सकती है, फेफड़े की बीमारी हो सकती है, वो आपके शरीर के अंग हैं। ब्रेन भी आपके शरीर का अंग है, और ब्रेन आपके शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। ब्रेन के बिना आप कुछ नहीं हैं, आप जानवर के लायक भी नहीं हैं। तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे प्रमुख जो बॉडी का को संचालित करता है, उसे आपको छुपाने की जरूरत उसको क्या आप है? हाँ बिल्कुल। उसी को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ऐसे भी क्या, उसको नज़रअंदाज इस तरह से कर रहे हैं कि उसका इलाज भी नहीं कराते हैं ठीक से, आप उसको इग्नोर करते हैं जब तक कि वो ऐसा हो जाता है कि वो इलाज करने के लायक, मतलब बर्बाद नहीं कर ले अपने आप को। तो उस चीज़ को है दृष्टि से नहीं देखने का है। वो आज के दिन में, पहले 50 साल पहले, 60 साल पहले दिक्कत थी, सिक्कड़ से बांध के कांके ले जाना पड़ता था, रांची ले जाना पड़ता था, सिक्कड़ से बांध के ट्रेन में लेके जाना, बस में लेके जाना, वहाँ उतारना। परिवार के लोग 24 घंटा 7 दिन उसी में एक आदमी की बीमारी में पूरा परिवार डूब रहा रहता था। अब वो बातें बदल गई हैं। जब डिजिटलाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तरह तरह के जांच आ गए, तरह तरह की दवाइयाँ आ गई है, अब शायद ही कोई ऐसी मानसिक रोग है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। अब बहुत अच्छे से इलाज होता है, बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। बस यही है कि परिवार के लोगों में बहुत जी धैर्य हाँ, की जरूरत जी। है। और आपके सवाल को मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ा दूं तो हेरिडिटी से ही देखते हैं। उसके अलावा भ्रांति नंबर 1 तो यह है कि उसको गुनी, ओझा, औघड़ ये वगैरह ये सब लंद फंद से, इन सबों से उसका इलाज कराते हैं, यानी अंधविश्वास। अंधविश्वास। बिल्कुल। इससे इलाज कराने से वो और ख़राब हो जाता है। मिर्गी के मरीज को ओझा से झड़वाते हैं। ओझा कैसे झाड़ता है, मैंने वीडियो देखा है। पेशेंट को मिर्गी का अटैक आया हुआ है, आप उसको झाड़ू से मार रहे हैं, धुआं फूंक रहे हैं, तो वो और परेशान और करेंगे वो चीज़ से उसे। मिर्गी बढ़ाने का अगर सबसे अच्छा तरीका कोई है मिर्गी के रोग को बढ़ाने का, तो वो ये है कि उसको आप शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दीजिए। आप उसको धुआं सूंघाइए, झाड़ू से मारिए, कुछ क्या क्या करते रहता है, सलाखों से जला देता है। और जितना आप उसके फिजिक को, बॉडी को टॉर्चर करेंगे, मिर्गी का रोग उतना ही बढ़ेगा। ये उल्टा ही होता है, नरकी इलाज नहीं है, बल्कि ये उल्टा है, खतरा है उसके ऊपर, खतरनाक है ये। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसे ऐसे सोच विचार, इनको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। नहीं ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। ये आप अपना आप को मानसिक रोगी बना रहे हैं, आप अपने आप के अपनी मानसिकता को आप दिखा रहे हैं। वो तो बेचारा बीमार है, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाओ, न्यूरो के पास, किसी के पास ले जाओ, उसको इलाज कराओ, वो ठीक हो जाएगा, निश्चित ठीक हो जाएगा। ठीक है, किसी को 6 महीने में ठीक होने लगेगा, किसी को साल भर लगेगा, किसी को एक आध टैबलेट जो है ज़िंदगी भर चलाना पड़ेगा। तो भाई ब्लड प्रेशर होता है तो ज़िंदगी भर चलती है दवाई, ऑलमोस्ट 90% लोगों को। शुगर होता है तो ज़िंदगी भर खाता है, कैंसर होता है तो ज़िंदगी भर खाता है। मानसिक रोग अगर 1% रोग ऐसे हैं जो होता है ज़िंदगी भर टैबलेट लेना पड़े। बहुत से लोग को नींद नहीं आती है, उनको तो आदत पड़ जाती है, तरह तरह की दवाई खाते हैं सोने के लिए। बहुत बुरी आदत, 30-30 साल 20-20 साल मेरे पास तो आते हैं, और वो जो खाते रहते हैं। तो ये तो नेचुरल नहीं है, वो कुदरती नहीं है। आपको नींद आ जाना चाहिए, लेकिन आपको नींद नहीं आती है तो आप दवाई से नींद लेते हैं। ये कम नशा की बात है क्या? वो भी तो एक तरह का नशा है। ये सब चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ डॉक्टर साहब आपने ये पॉइंट उठाया कि जो समाज में अंधविश्वास है, आज भी बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में, बल्कि कई बार तो हम शहरों में भी ऐसी घटना देखने को आ जाती है। तो इसे दरकिनार करना बहुत ही ज़रूरी है दर्शकों। यहाँ डॉक्टर साहब आपने भ्रांतियों की बात की, तो यहाँ सर की चोट, चूँकि आप ब्रेन से डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर हैं, तो सर से जो चोट संबंधित बीमारियाँ होती हैं वो भी लोग आपके पास आते हैं, हेड इंजरीज। जी हाँ। तो अमूमन सर के चोट के बारे में भी बहुत तरह की लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं
कि अगर सर के चोट में खून नहीं बहा, खून की क्लॉटिंग हो गई तो इंसान वो बहुत खतरनाक खून नहीं बहा, ब्रेन मैंने सिर के बाहर। जी जी। अच्छा, तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, किस तरह की नहीं भ्रांतियां ये हैं? अपने लगता है आपके मन में भी है। मैंने सुनी है। ये भ्रांति मैंने आपको इसलिए इसमें स्थान दिया जी। क्योंकि ये भ्रांति पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा है रहती है और अनपढ़ लोगों में कम है। वो अच्छा। ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं वो। ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है, ये गलत बात है। अगर चोट लग गई और ब्रेन से खून या सर से खून नहीं निकला तो वह खून ब्रेन में ही रह गया, इसलिए वो खराब हो गया, ये बात बिल्कुल ही नहीं है, ये गलत बात है। अगर सिर में चोट लग गई और चोट की वजह से खून बाहर आ रहा है तो वो उतना ही खराब है जितना कि सर से चोट लगे, सर में चोट लगे और खून बाहर ना निकले। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि सर फट गया, मेरा खोपड़ी फट गई, मेरा चमड़ा कट गया, सिर का खोपड़ी भी फट गई और अंदर जो खून नहीं जमा होकर बाहर निकल जा रहा है खून, तो इतना सीरियस हेड इंजरी हो गया ये तो कि उसको तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ब्रेन तक फट चुका है उसका और खून बाहर निकल जा रहा है। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। अगर खून अंदर ब्रेन में चोट लगी सिर में और खून बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब है कि वो बहुत ख़राब बीमारी, बहुत ख़राब चोट है। ऐसी बात नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज़ में, तो कनेक्शन ही नहीं है। इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है बस। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी सर से जुड़ी हुई जो बीमारियां होती हैं उनकी, उसमें एक बहुत ही ख़ास बीमारी जो है वो मिर्गी है, जिसको लेके आपने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि बहुत अंधविश्वास इस बीमारी को लेकर हावी रहता है। इस बीमारी पर और क्या बताना चाहेंगे आप? मिर्गी के बारे में एक तो जो मैंने अभी कहा आपको कि लोग इनको इस बीमारी को औघड़ वगैरह टाइप के चीज़ों से इलाज करते हैं और बीमारी उससे बढ़ जाती है। न कि इलाज नहीं होता है, ठीक नहीं होती, वो अपनी जगह पर है, ठीक नहीं होती, इससे बीमारी बढ़ती भी है क्योंकि उसको बार बार प्रोवोक करना कहते हैं, बार बार आप उसको कुरेद रहे हैं। दूसरी है भ्रांति कि मिर्गी हो गया मतलब अब ज़िंदगी भर ही ठीक नहीं होने वाला है और इसको जो है ये मतलब क्योरेबल नहीं है। तो मिर्गी के बारे में दो लाइन में मैं क्लियर कर दूं। मिर्गी आपके लिए, आपके जो दर्शक हैं उनके लिए, मिर्गी को आपके दिमाग में दो तरह की होती है, बस इससे ज़्यादा मत समझिए। एक होती है मिर्गी जो कि क्या बोलते हैं उसको, अनुवांशिक होती है, किसी न किसी को, भाई को है, बहन को है, या फिर बाप माँ को, या 6-7 पीढ़ी दर पीढ़ी भी नहीं कहेंगे, पीढ़ियों में कभी किसी को रहा हो, जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है तो वो चला आया किसी में। ये एक मिर्गी का टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है इस मिर्गी के वजह से जो होता है, जो आनुवांशिक जो रोग बोलते हैं प्राइमरी एपिलेप्सी, इसमें क्या होता है कि दवा बहुत लंबी चलानी पड़ती है क्योंकि वो कुदरती आपको ऊपर से खून में आया हुआ है। दूसरी तरह की मिर्गी जो होती है वो होती है किसी कारण से, कारण ब्रेन में होता है। अब ब्रेन में क्या कारण हो सकता है, एक गंभीर चोट किसी समय में लगी हो आपको, तो ब्रेन में कभी कभी जो अभी आज के दिन में सबसे कॉमन है, ब्रेन में एक ठो सिस्टिक सर्कोसिस नाम का कीड़ा होता है जो एक्चुअली पेट में होना चाहिए, बाथरूम लैट्रिन से निकल जाता है बाहर। वो कभी कभी वो पेट के हाथ को छेद करके, माइक्रोस्कोपिक है, वो दिखता नहीं है आँख से, वो चल जाता है खून में और खून से जाकर के ब्रेन में चल जाता है, कहीं भी जा सकता है, ब्रेन में चल जाता है, वहाँ पर जाकर के बैठ जाता है, उसके वजह से मिर्गी होती है। या ब्रेन में टीबी की गांठ आ जाए, उसकी वजह से मिर्गी हो सकती है। या ब्रेन में कोई फोड़ा, कान बहता है, इलाज नहीं करा रहे हो, कान का रीम जो है बाहर नहीं बह करके कभी कभी अंदर ब्रेन में चल जाता है, वहाँ फोड़ा बन जाता है, उसके वजह से मिर्गी मारती हो। तो मेनिंजाइटिस होता है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके वजह से। तो वजह, मिर्गी की वजह आपके सामने आ गई। ये 25 साल पहले मुश्किल था, न CT स्कैन था, न MRI था। अब MRI है, MRI के आगे पेट स्कैन है, पेट स्कैन के आगे FMRI है, बहुत तरीके के जांच आ गए हैं। आपको मिर्गी की वजह मिल जाएगी। मिर्गी की वजह जैसे यह फोड़ा हो या चोट की वजह हो या ये हो वो हो, तो आप उसका जड़ से ट्रीटमेंट कर दीजिए, मिर्गी ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी। ये हो गया मिर्गी का 100% क्योरेबल, कुछ ही समय में ठीक हो जाने वाला, बशर्ते आपने मिर्गी के कारण को कन्फर्म कर लिया 100%। 16 आना आप ये कन्फर्म हो कि यही मिर्गी का कारण है। अगर उसको दवा से आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं या दवा से वो नहीं सुन रहा है, तो उसको आजकल बहुत से सर्जिकल मेथड आ गए हैं, स्टीरियोटैक्टिक है, रोबोटिक न्यूरोसर्जरी है, आप उसके द्वारा उसको निकाल दे सकते हैं, बहुत छोटे से छेद करके। बहुत मतलब हम क्या बोले, आसान नहीं है, उसके लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, करोड़ों का इक्विपमेंट चाहिए, मगर है, उपलब्ध है। जी हाँ, आज के दिन में उपलब्ध है। कल के दिन में टीवी, जब हम लोग छोटे तो टीवी था ही नहीं, वो लाइलाज हम लोग स्टूडेंट थे तो मोबाइल था ही नहीं, अब सब चीज़ आने लगा, वैसे वो भी आ जाएगा।
आज से 10 साल के बाद वो सब जगह हो जाएगा। तो लाइलाज नहीं है वो मिर्गी की दवा चलने पर वो टोटली कंट्रोल हो सकता है और क्योर हो सकता है। ये दो तरह की मिर्गी का मुख्यतः यही समझ लीजिए आप। जी, इसको लेकर भागने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज कराने की इलाज कराने की ज़रूरत है और इलाज उपलब्ध है। इसलिए अगर इस तरह से आपका कोई परिजन या आपके आस पड़ोस में कोई भी है, लोगों को बताइए। कई बार जानकारी के अभाव में भी कई तरह की गलतियां हो जाती हैं। इस पे बात कीजिए, लोगों को मदद कीजिए और इसके लिए डॉक्टर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर मानसिक बीमारियों की बात करें तो एक दिमाग से जुड़ी बीमारियों की बात करें तो सर दर्द एक कॉमन समस्या, छोटे छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित दिख रहे हैं, स्टडी का प्रेशर है, बड़े बच्चे हैं ही, हर लोग इससे प्रभावित है वर्तमान समय में। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर का दर्द तो मेरे समझ से आज के दिन में न्यूरो की बीमारियों में नंबर 1 लिस्ट पे आएगा। अगर आप 100 पेशेंट देख रही हैं तो 100 पेशेंट में आपको नहीं कुछ तो कम से कम 35-40 मरीज़ आपको सर दर्द से मिलेंगे। अब रह गई सर दर्द की समस्या। ये समस्या, अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं एक सभ्य समाज के सामने बैठा हूँ जिसको मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये सर दर्द जो है, इसका भी दो तरह से मोटा मोटी डिवाइड कर दीजिए आप। एक सर दर्द वो हो गया जिसका कि कारण नहीं पता, हो रहा है सिर में दर्द, कारण नहीं पता, एक ग्रुप, उसमें माइग्रेन भी आएगा। दूसरा ग्रुप है कि सर का दर्द का कारण पता होने में फिर वही सब रोग है। आपको बुखार है, सर का मस्तिष्क का ज्वर जिसको बोलते हैं वो है, या चोट लगी हो जिसका इलाज सही से आपने नहीं कराया है, या फिर माथे में आपको किसी तरह का फोड़ा हो गया, फुंसी हो जिसके बाद में सूजन हो गई ब्रेन में, वो दर्द दे रहा है। उसके साथ में उल्टी अक्सर बहुत ज़ोर से जुटती है और नींद में भी दखल देता है वो दर्द। एक तो ये ग्रुप हो गया। मैं बहुत छोटे में संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत चीज़ों का आपने कवर करने की कोशिश की है। दूसरा दर्द ये हो गया जिसका कि कोई कारण नहीं मिलता है मगर होता है, जैसे माइग्रेन सबसे कॉमन है जी। और माइग्रेन के बहुत से टाइप्स हैं। लोगों को, मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सिर का दर्द माइग्रेन है डॉक्टर साहब, माइग्रेन हमारे यहाँ माइग्रेन है, इसके बारे में और जान लो पहले या समझ लो। माइग्रेन को बोल के तो ऐसा आराम से क्यों बैठ गए, जैसे लगता है कि अब तो ये ख़त्म हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। ऐसी बातें नहीं है। माइग्रेन भी क्योरेबल है, कंट्रोलेबल है। हर आदमी माइग्रेन के लिए तैयार है। हर एक ब्रेन, माइग्रेन और मिर्गी, 2 रोग ऐसे हैं जो कि हर एक ब्रेन में हो सकता है, आपके भी और मेरे भी। सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि किसके ब्रेन का लेवल कहाँ है कि जिसको कि प्रोवोक करते हैं, और वो प्रेसिपिटेट कहते हैं इंग्लिश में, कि आपने उसको कुरेदा और वह सामने उभर के आ गया। माइग्रेन हो चाहे एपिलेप्सी या मिर्गी हो, तो ये हर एक के ब्रेन का लेवल अलग अलग है। तो ब्रेन जो है वो अपने आप में इनहेरेंटली, जिसको हम हिंदी इनहेरेंटली मतलब उसके अंदर में निहित है ब्रेन में, हर एक ब्रेन में, कि वो उसको मिर्गी हो सकती है और उसको माइग्रेन हो सकता है। सवाल इतना ही है, किसी को 10 नंबर के बाद माइग्रेन होगा, किसी को 20 नंबर के बाद माइग्रेन होगा, किसी को 40 नंबर के बाद माइग्रेन। नंबर व्यक्त से समझिए कि डिपेंड करता है। यही है सर दर्द का, मिर्गी का, और सबका इलाज है वही। अगर पता चल गया कारण तो कारण का ट्रीटमेंट कर दीजिए और आगे फिर जो इलाज हो उसको करिए। क्या अनुभव रहा इन दोनों जगहों पे काम करने का? कैसे मैनेज कर पाते हैं इतनी व्यवस्थाओं के बीच इन सारी चीज़ों को? मैं तो 4 साल वाइस चांसलर रहा जी बिल्कुल। और मुश्किल तो है ही, समय मतलब 24 घंटे भी कम पड़ते हैं बिल्कुल। और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिहार सरकार की है। उसमें सभी मेडिकल कॉलेज, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज, सैकड़ों बीएड कॉलेज और बहुत से इम्पोर्टेंट सेंटर्स जिन्हें नीतीश कुमार जी ने ड्रीम में अपने लेके बनवाया है और बन भी रहे हैं नए, वो सब भी उसमें निहित हैं। इतनी बड़ी इस यूनिवर्सिटी का, पूरे बिहार का दायरा इसका। तो मेरा सबसे पहले ये था कि बिहार बड़ी बदनामी से गुजर रहा था, जिसमें वो तस्वीरें आई थी कि अभिभावक जो है बच्चे को चोरी कराने के लिए खिड़की पर लटक के चिट भेज रहे हैं। ये फ़ोटो बिहार के बाहर इतना ज़्यादा चलाया गया और बिहार को बदनाम करने के लिए इतना लोगों ने इसको उड़ाया, क्योंकि देखिए बिहार ही 25% 30% IAS ऑफिसर देता है और 25% IPS ऑफिसर। उन सबको इरिटेशन रहता है, बिहार से जलन होती है, मौका मिलते ही वो गाली बकता, पाउंस कर जाते हैं।
बिहारी को गाली बकना एक तरीके का। तो मेरा मन सबसे पहले ये बना, और मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला सरकार से, कि ये चोरी चमारी ये परीक्षाएं बंद करें। बिल्कुल, ये सबसे मेरे अंडर में ज़रूरी सभी है। मेडिकल कॉलेजेस थे, मेरे बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप चोरी का मौका देंगे तो बच्चा है, उसका तो मन उसका उधर तो मन जाएगा, भटक बिल्कुल। जाएगा कि अरे एग्जामिनेशन में तो चोरी अलाउड है, कर ही लेंगे हम, तो क्यों इसको पढ़ने चलें। क्यों इतनी मेहनत करें? जी, तो उसमें पढ़ने का हुब भी कम होता, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मन में ये होता है कि जब बिना कि पढ़े वो बिना पढ़े वाले नहीं। हमसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, और क्यों मेहनत करके हम अपना पैजामा फाड़े बैठे बैठे रोज के रोज, और ये जो है सो बिना पढ़े चोरी से नंबर लाता है, ये उनके मन में खुंदक रहती है। तो मैंने सबसे पहले बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में एग्जामिनेशंस में जो डिले होता था उसको बखर ठीक के टाइमली कर दिया, चोरियां बंद कर दी, चोरी बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई, और समय से पढ़ते थे बच्चे, बहुत पढ़ पढ़ के निकले मेरे टाइम वाले। और बाकी जितना संभव था, बहुत बड़ी बिल्डिंग सरकार ने बना के दी, उसमें सब कुछ शिफ्ट किया। उसके पहले हम लोग किराए के इसमें रहते थे, चाणक्य लॉ सब कुछ यूनिवर्सिटी में, मेंटेनेंस, तो ये सब कुछ सब, ध्यान रखना। हाँ जी, इसमें सरकार का मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। डॉक्टर साहब, हर इंसान अपने भविष्य के लिए कुछ सोच के रखता है, कुछ ऐसा खास जो अपनी व्यस्तम दिनचर्या में वो नहीं कर पाता है, आगे आने वाले दिनों में करना चाहता है। अगर भविष्य के लिए आपका कुछ खास प्लानिंग हो, कुछ खास सोचा हुआ है, तो फिर वो क्या होगा? भविष्य के लिए मैं क्या प्लान बताऊं, मेरा एक ही प्लान है कि मैं चैन की मौत मरूं। अरे बिल्कुल, आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे। और जितने जितने भविष्य में मैं ये चाहूँगा, अपने लिए तो नहीं, मैं सबों के लिए, कि ये थोड़ा सा इंसान बन के देखो। इंसानों की कमी नहीं है ज़माने में, आप बन के इंसान तो देखिए। यहाँ तो खाली गाली बकने में लोग बिज़ी हैं, ईर्ष्या करने में बिज़ी हैं, दूसरे को कैसे टांग खींचे इसी में बिज़ी हैं। आप सपोर्ट करके तो देखिए, आप इंसान बन के तो देखिए, आपको इंसानों से भरी दुनिया दिखाई पड़ जाएगी। बस अपना नज़रिया ठीक करिए। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि खुद भी इंसान जी हाँ, बनिए। खुद ये भी बिल्कुल, इंसान बनिए। बिल्कुल ये ज़रूरी विषय है। डॉक्टर साहब, आज एक बेहद ही ख़ास विषय पर हमने बात की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है आज, और मानसिक रोग जो कि समाज में बड़ी तेज़ी में बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ी जो महत्वपूर्ण जो एक जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली समस्या है, वो नींद ना आने की समस्या है। अगर मानसिक रोग की शुरुआत है या ब्रेन से जुड़ी कोई भी बीमारी है, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम आम तौर पे देखने में आता है, वो यही आता है कि लोगों की नींद कम हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें ब्रेन तो क्या, पूरा बॉडी ही, बल्कि मैं ब्रेन की ही बात खाली करूँगा क्योंकि ब्रेन का ये सेशन है। तो ब्रेन को रिकवर करने के लिए दिन भर का हरासमेंट से, दिन भर की मेहनत से, तकलीफ से, सोच समझ से, टेंशन से अगर निकलना है, ब्रेन को रिकवर करना है, फिर से उसको पुनर्जागृत होना है, तो उसे नींद की आवश्यकता। नींद के टाइम में ही ब्रेन जो है वो अपने आप को पूरा रिफ्रेश करता है। बैटरी चार्ज होती है आपके मोबाइल के लैंग्वेज में नींद के टाइम में। अगर मोबाइल की बैटरी नहीं चार्ज करेंगे तो वो कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? कल हो करके वो बंद हो जाएगा। सेम है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन है ब्रेन और मोबाइल, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, कंप्यूटर। द ब्रेन इज जस्ट अ कंप्यूटर, वेरी वेरी एडवांस्ड कंप्यूटर, बिल्कुल, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके इंटेलिजेंस से कम है। वो जोड़ घटाव तेजी से करता है, इसलिए क्रिएटर हैं, आप उसे उसके बनाने वाले क्रिएटर हैं। हैं, बिल्कुल, आप उसे क्रिएट। तो इसीलिए ब्रेन को सोने की बहुत आवश्यकता है। और आपने बहुत अच्छी बात कह दी बातों बातों में, कि अगर किसी भी मानसिक परेशानी या मानसिक रोग की शुरुआत होती है तो ज़्यादातर में नींद की कमी भी आती है, सब में नहीं, लेकिन ज़्यादातर मानसिक रोगों में नींद की कमी से शुरुआत होती है, या नींद की कमी उस चीज़ से, उस रोग की शुरुआत नींद की कमी होने लगती है, उसी से होती है। और जाहिर सी बात है, नींद कम क्यों होती है, आप खुद देख के देखिए। आप जिस दिन बहुत परेशान रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, घर में कुछ, तो आपकी नींद पहले जाएगी, और नींद जब पहले जाएगी तो आपको ही नहीं, आपके ब्रेन को लेते जाएगी, साथ में आपके ब्रेन की क्षमता को लेते जाएगी। आप अगर रात में 2 घंटा सो करके सुबह उठ जाइए, तो आपका दूसरे दिन आप उतना काम कर सकते हैं दिमाग से? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने बैटरी फुल चार्ज की ही नहीं, और पूरा उसको ब्रेन को केमिकल रीऑर्गेनाइजेशन करने का टाइम ही नहीं दिया, तो इसलिए ब्रेन कम होते चला गया। अगर ये चीज़ चलता चले, दिन ब दिन, रात ब रात चलता चले, तो 15 दिन 20 दिन के बाद में तो आपका ब्रेन आधा से भी कम पावर पर काम करेगा। तो आप जब आधा से कम पावर पर आ गए, तो आपका ब्रेन का जितना प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैंने एक कहा था मिर्गी और माइग्रेन, तो वो सब तो बगल में बैठे हुए हैं जी। आपके टेम्परेचर को डाउन हुआ नहीं कि घुसे अंदर में, आपके प्रोटेक्शन, आपकी छड़ दीवारी कम हुई,
और वो अटैक करेगा। ब्रेन का 1000 बीमारी आपको अटैक करेगा। आप खाली कम सोते चलिए 2 महीना, तो आपको देखिए क्या होता है। जी तो डॉक्टर। ये नींद की आवश्यकता पर मैंने बल दिया है, और नींद कम होना बहुत से मानसिक रोगों की शुरुआत होती है। शुरुआत है, जी हाँ। दर्शकों, बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें साझा की, यानी कि मैं एक सेकंड और कह दूं ज़रूर। कि कितनी नींद की आवश्यकता है। जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी कम नींद की आवश्यकता होती है। ये बनावट है भगवान का। एक बच्चा जो साधारण तौर माँ बाप उसको उठा उठा के मार मार के पढ़ने बैठा देते हैं, वो थोड़ी पढ़ रहा है, वो उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। उसको कम से कम 8 घंटा सोने दीजिए। एक बच्चा 15 साल 20 साल की उम्र तक कम से कम 8 घंटा सोना उसके लिए 7 से 8 घंटा सोना उसके लिए आवश्यक है। 50-60 साल के आदमी के लिए 6 से 7 घंटा सोना आवश्यक है। ये मैंने ऐसे बता दिया। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। यानी अगर शरीर को, बैटरी को अगर आप फुल चार्ज नहीं करेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, और बैटरी को चार्ज करने का काम करती है हमारी नींद। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आए और इतने संवेदनशील विषय पर इतने सरल शब्दों में इतनी सारी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तन्वी, और मेरे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, तो बेहद ख़ास आज का दिन, और इस ख़ास दिन पर बेहद ख़ास बातें, हमें उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर आपके इस कार्यक्रम से जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव है, आपका खुले दिल से स्वागत है। उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता, और लिख डालिए अपने सवाल या सुझाव हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DDB